नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिलकर के हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जो आज के मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन है वो आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में है आपका, सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि सुनंदा नायर आपका किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध है। कथक है, ओडिसी है, यक्षगान है, मोहिनीअट्टम है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप याद रखेंगे। सही आंसर क्या होगा? मोहिनीअट्टम। कहाँ पर आपका मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है? केरल में। यक्षगान आपसे पूछे यक्षगान कहाँ पे होता है? यक्षगान आप याद रखेंगे कर्नाटक। मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है? आपका केरल में। आपसे पूछा जाए ओडिसी कहाँ पर होता है? ओडिसी होता है आपका ओडिशा में। और आपसे पूछा है कथक कहाँ पे होता है? कथक होता है आपका उत्तर भारत। कहाँ पे होता है? उत्तर भारत। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, आम्र बौछार या मैंगो सावर सामान्यतः कहाँ पे होता है? तो आप बताएंगे जो मैंगो सावर है, मैंगो सावर बारिश का एक आपका रूप है। ये कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या केरल, इनमें से आपको बताना है। तो आपसे पूछा जाए इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका केरल। क्या होगा आपका? केरल। क्लियर हो गया? आपसे पूछा जाए जी काल बैसाखी, काल बैसाखी अगर आपसे पूछ रहा है काल बैसाखी कहाँ पर होती है? ये बारिश का एक प्रकार है। कहाँ पर होता है आपका? पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछा जाए कॉफी वर्षा, क्या है? कॉफी वर्षा। कॉफी वर्षा, तो कॉफी वर्षा आप याद रखेंगे ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका कर्नाटक में। तो इनको ध्यान रखेंगे, कॉफी वर्षा कर्नाटक में है। और आपसे पूछे काल बैसाखी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। आम्र बौछार या आम्र वर्षा कहाँ पर? आपका केरल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? आपको बताना है कौन सी ऐसी फसल है जो रबी मौसम में उगाई जाती है। ऑप्शन आपके चावल, जौ, ज्वार, मक्का। तो रबी वर्ग में वो फसलें आएंगी जो आपके अक्टूबर नवंबर में सोइंग करते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। तो इनमें ऐसी कौन सी फसल है? इनमें ऐसी फसल कौन सी? आपकी जौ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका जौ। बाकी अन्य देख रहे हैं जैसे चावल है, ज्वार है, मक्का है, ये सब किसकी फसलें हैं? ये आपकी जायद की, ये आप याद रखेंगे ये किसकी फसलें हैं? ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, किसकी हैं? खरीफ की। जायद की कौन सी होती हैं? अल्प अवधि वाली, जैसे आपके लौकी, खरबूज, तरबूज, ये सब जायद की फसलें होती हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खास श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक होते हैं, तो आपको बताएं सर्वाहारी, अपघटक, शाकाहारी या मांसाहारी, इनमें से आपको बताना है द्वितीय उत्पादक आपका किसको कहा जाता है। तो द्वितीय उत्पादक आप याद रखेंगे कौन होते हैं? द्वितीय उत्पादक होते हैं आपके शाकाहारी। कौन होते हैं? शाकाहारी द्वितीय उत्पादक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आपको बताना है ओडिशा का कौन सा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप बताएं कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ पे होता है? कालबेलिया होता है आपका राजस्थान में। बिरहा अगर आपसे पूछ रहा है बिरहा कहाँ पर है? बिरहा आप याद रखेंगे ये कहाँ पे होता है? बिरहा। बिरहा आप याद रखेंगे झारखंड या आप बिहार कहेंगे। रंगवती, रंगवती कहाँ पे होता है? रंगवती होता है आपका उड़ीसा में। और आपसे पूछा जाए जी लास्ट क्या है? घूमर। घूमर कहाँ पे होता है? घूमर होता है आपका राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रंगवती। रंगवती कहाँ पर होता है? आपका ओडिशा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में आपका शामिल किया गया है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा है? मासिनराम, सिंगापुर, वेपालीत या मुंबई। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिनराम। और मासिनराम कहाँ पर है? मासिनराम आपका कौन से राज्य में स्थित है? भारत में। ये मेघालय राज्य में स्थित है। कौन? आपका मासिनराम। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक, चहमान शासक आप बताएंगे। सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक आपको बताना है कौन था? वासुदेव, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय। तो चहमान या चौहान राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपका कौन था? तो आप आंसर याद रखें पृथ्वीराज तृतीय, जो आपका किसके नाम से प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से? पृथ्वीराज चौहान। तो इसने दो युद्ध आप पढ़ते हैं, एक कौन सा है? तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1151 में। और एक आपने पढ़ा होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध आपका कब हुआ था? ये हुआ था 1192। तो आपको याद रखना है। तो आप याद रखते हैं पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित कर दिया? आप पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। लेकिन दूसरे वाले युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित कर दिया? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इसी को आप पढ़ते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध आपका चौहान शासक माना जाता है और नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। लेकिन वास्तव में किस नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से आपका प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब आपका कौन बना था? ये चार ऑप्शन आपके सामने, मुर्शीद कुली खां, शान नवाब, सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और उसके बाद आपका निगम शान। इनमें से आपको बताना है। तो अलीवर्दी खां के कोई अपना पुत्र नहीं था, तो इसलिए उसने उत्तराधिकारी के तौर पर किसे चुना था? सिराजुद्दौला। तो 1756 में कौन बना था शासक? सिराजुद्दौला। और फिर उसके बाद आपने एक युद्ध पढ़ा होगा, युद्ध का नाम क्या है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला को किसने पराजित कर दिया था? आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित कर दिया सिराजुद्दौला को। और इस युद्ध में किसने धोखा दिया था? सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर के धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। तो आप याद रखें प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का शासक पूछे तो कौन था? सिराजुद्दौला। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया प्रारंभिक मंदिर। तो आपको बताना है। तो आपका मिट्टी की ईंट से बना हुआ है, मिट्टी और ऊपर से बना हुआ है, लकड़ी से पकी हुई ईंटों से बना हुआ है। तो भीतरगांव मंदिर आप पढ़ते हैं। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? भीतरगांव मंदिर आपका कानपुर में, कानपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है ये गुप्त वंश के शासकों ने कराया था। गुप्त वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया भीतरगांव मंदिर का। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर? आपका कानपुर। तो आप पढ़ते हैं कि ईंटों से निर्मित पहला मंदिर किसे माना जाता है? तो ये आपका कानपुर, ये आपका भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में स्थित है। तो ये पकी हुई ईंटों से आपका माना जाता है, ये आपका पहला मंदिर है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत 301 के तहत एक अधिकार है? तो 301 के तहत आपको बताना है कि कौन सा अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इनमें से आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा, एक संशोधन पढ़ते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके माध्यम से क्या हुआ? इसके माध्यम से जो आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 में क्या था आपका? संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाया 1978 में और आर्टिकल 300A में जोड़कर कैसा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार इसे बना दिया। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। सही आंसर क्या होगा आपका? संपत्ति का अधिकार। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण आपका घटित होता है? आपको बताना है कौन सा आपका बहिर्जनित यानी ऊपर के तरफ जो आपका बल लगता है उसके कारण आपका घटित होता है। बाकी सब आपके अंतर्निहित बल के आपके उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आप आंसर याद रखें, अपर्दन, ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप। इनमें से आप बताएंगे क्या होगा आपका? अपर्दन। क्या होगा? अपर्दन। तो जैसे मिट्टी है, मिट्टी अगर आपका जिस तरीके से जल यहाँ से बह रहा है तो इसके साथ क्या है? मिट्टी जल के साथ बह जाती है, तो ऊपर से आपका बल लगता है और मिट्टी यहाँ से हट जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आप क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अपर्दन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों के अनुसार आप बताएंगे, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपका नगर दुर्ग, ओलंपस, कोलोसियम या आपका निचला नगर। आप बताएंगे किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका नगर दुर्ग। क्या होगा आपका? नगर दुर्ग इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो आपको बताना है कानून और नीति को लागू करने का कार्य कौन करेगा? अगर आपसे पूछा जाए कानून और नीति को, अगर आपसे पूछे बनाने का कार्य, बनाने का कार्य, तो बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? विधायिका के द्वारा। किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा किया जाता है।
अगर आपसे पूछे लागू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, लागू करने का कार्य किसके द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा। आपसे पूछा जाए जब मतभेद हो जाएगा, मतभेद इन दोनों में मतभेद हो तो उसे सुलझाने का कार्य कौन करेगा, सुलझाने का कार्य करेगी आपकी न्यायपालिका। कौन करेगी, न्यायपालिका। तो याद रखेंगे कानून और नीतियों को लागू करने का कार्य कौन करेगा, कार्यपालिका। कौन करेगी, कार्यपालिका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय जाता है। आप बताएंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति है, राजा मानसिंह है, राजा बीरबल, तानसेन, टोडरमल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका तानसेन। कौन आपका सही आंसर क्या होगा, तानसेन। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब चुनी गई थी। तो आपको इसमें से शहर बताना है, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, नागपुर। तो आप पढ़ते हैं 1925 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, नागपुर में। 1925 नागपुर अधिवेशन, 1925 अधिवेशन कहाँ पे हुआ, कानपुर में। तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू ने की थी। तो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन है, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आप याद रखेंगे, ये कोलकाता अधिवेशन में आपकी अध्यक्षता की थी। और कोलकाता अधिवेशन किस वर्ष आपका, 1917। तो ये भी आपको याद रखना, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कोलकाता 1917। और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, कानपुर 1925। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इनमें से आपको बताएं 44, 30, 13, 6। तो अनुच्छेद 19 आपने पढ़ा होगा, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस तरीके से बहुत सारी इसमें स्वतंत्रता है, लेकिन अगर उनकी संख्या अगर आपसे पूछ रहा है कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपके उल्लेखित करता है, तो इसमें आप याद रखेंगे कितने प्रकार की है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी हुई सपाट भूमि क्या कहलाती है। तो ये आप बताएंगे ऊपर उठी हुई सपाट भूमि क्या कहलाएगी, पठार, घाटी, पहाड़ी या पर्वत। तो आपको याद रखना है ऊपर उठी हुई सपाट भूमि क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है आपकी, पठार। क्या कहलाएगी आपके, पठार। क्लियर हुआ, पठार कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से आगे देखते हैं, आपका आगे देखते हैं आगे कौन आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के पहले चरण में HYVP, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, HYVP हाई वेराइटी यील्ड पेर, HV, इसे थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेंगे, या इसे हटा करके यहाँ से H हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम, इसे ऐसे बोलते हैं। HYVP बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था। तो आपको बताना है कि जो आपकी हरित क्रांति है, हरित क्रांति आप पढ़ते हैं, हरित क्रांति की जो शुरुआत है भारत में 1966-67 में की गई। और हरित क्रांति के जनक आपके भारत में किसको माना जाता है, MS स्वामीनाथन। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था हरित क्रांति का, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। और हरित क्रांति के सर्वाधिक जो आपका प्रभाव कौन सी 2 फसलों पर पड़ा है, गेहूं व चावल की फसलों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पे राज्य पूछें कि राज्य आपके कौन से थे जहाँ पे हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो इसका जो ऑप्शन डी है पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इसे याद रखेंगे। अगर पंजाब हरियाणा नहीं है, और आप ये याद रखेंगे मध्य प्रदेश अगर नहीं हो, तो फिर आप अगर मेन आपके राज्य पूछे तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा पंजाब पर। पंजाब के बाद कौन है आपका, हरियाणा। और हरियाणा के बाद क्या है, वेस्ट यूपी। कौन सा आपका, वेस्ट यूपी। तो ये सर्वाधिक आपके लाभान्वित होने वाले राज्य हैं हरित क्रांति के माध्यम से। क्लियर हुआ। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे सभी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या है आपका, काला कार्ड क्या इंगित करता है। तो काला कार्ड कब दिखाया जाता है, निलंबन के लिए, अयोग्यता के लिए, ये अयोग्यता, अयोग्यता के लिए, चेतावनी जारी करने के लिए, दोष के लिए। तो बैडमिंटन खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड कब दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है जब बैडमिंटन खिलाड़ी को निलंबित किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, तो उसे कौन सा कार्ड दिया जाएगा, उसे दिया जाएगा आपका काला कार्ड या ब्लैक कार्ड। क्लियर हो गया, क्या दिया जाएगा आपका, काला कार्ड या ब्लैक कार्ड उसे आपका दिया जाएगा। क्लियर हुआ सभी का जी। तो ये आज का मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।